नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो इंडियन पॉलिटी पे रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपको पता होगा हमारा इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास चल रहा था। इससे रिलेटेड 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड ये आज तीसरी वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे पहले दोस्तों बंगाल का जो हेड होता था उसे गवर्नर कहा जाता था, ठीक है। और बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों। इसमें यह प्रावधान होता है कि जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन लागू हो गया? तो इसका आंसर है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इसे पीट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जो पीट्स थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसलिए इसे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन आपको पता होगा कि शक्ति का 2 भागों में विभाजन। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो द्वैध शासन का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया जाता है। जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे दोस्तों उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर ला दिया गया, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था दोस्तों उसमें जो लोग रहते थे वो रहते थे कंपनी के शेयरधारक, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, ठीक है। और वो इसके व्यापारिक मामलों को देखते थे। और जो दूसरा बोर्ड था दोस्तों वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें सरकार के 6 सदस्य रहते थे और कुछ कंपनी के सदस्य रहते थे, ठीक है, जिनका काम था कि कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखना। इसलिए जो द्वैध शासन लागू होता है कंपनी के अंतर्गत वो होता है 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। इतना आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, वह एक्ट जिसके तहत उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों इससे पहले 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इससे बंगाल में क्या हो जाता है, द्वैध शासन लग जाता है। उससे बंगाल में बहुत सारा करप्शन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते हैं वो उपहार, किसी भी काम के लिए उपहार या रिश्वत लेने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारा भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इसी कमियों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। इतना आपको आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का दर्जा दिया गया? मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो 1786 का एक विशेष अधिनियम आता है दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को लेकर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को वॉरेन हेस्टिंग के बाद भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है दोस्तों। क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग थे आपको पता होगा नंद कुमार और ब्राह्मण जो थे, नंद कुमार और घसीटी बेगम वाले केस में उन पे मामला चलता है, ठीक है, महाभियोग भी चलता है उनके अंदर। तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लाया जाता है कॉर्नवालिस को दोस्तों। उनकी बहुत सारी डिमांड होती है, उन डिमांड को पूरा करने के लिए 1786 का विशेष अधिनियम लाया जाता है। इसी के तहत जो गवर्नर जनरल होता है दोस्तों उसे प्रधान सेनापति का दर्जा भी दे दिया जाता है। इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाँचवा, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति दी गई? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार करना चाहता है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उसे सहमत है तो उसे व्यापारिक अनुमति दे सकती है। और जेन्युइन सी बात है, ऐसा कोई नहीं करेगा। जैसे आप मान लो आप कोई व्यापार कर रहे हो, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि जहां आप व्यापार कर रहे हो वहां आप किसी और को भी अनुमति दे सकते हो व्यापार करने के लिए। तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे ना। ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हुआ, उन्होंने किसी को अनुमति नहीं दी। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, उसमें इसके व्यापारिक एकाधिकारों को कम कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन पे एक औद्योगिक क्रांति भी चल रही थी, ठीक है दोस्तों। उसी का रीजन था इसके व्यापारिक एकाधिकारों को कम कर देना, क्योंकि बहुत सारी खोजें हो रही थी ब्रिटेन पे और बहुत सारी कंपनियां बन रही थी, बहुत सारी वस्तुएं बन रही थी, उनको बेचने के लिए मार्केट नहीं था। भारत एक अच्छा मार्केट था, तो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था व्यापारिक, तो उनको कम करके वहाँ सबको व्यापार करने की अनुमति दे दी गई 1813 में, ठीक हो गया। इसे भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा, किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी?
इसका आंसर है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो ईसाई मिशनरियाँ हैं दोस्तों, जो मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें मिशनरियाँ कहते हैं, ठीक है, ईसाई मिशनरियाँ। तो उनको भारत में धर्म प्रचार के लिए अलाउ कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था दोस्तों कोलकाता को, ये भी याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? आपको पता होगा 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों वो थे विलियम बेंटिंग। इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बंगाल का हेड होता था उसे गवर्नर कहते थे, ठीक हो गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो बंगाल का जो गवर्नर हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसे कहा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे कहा जाता है भारत का गवर्नर जनरल। फिर 1858 का आता है विशेष अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय कहा जाने लगा, ठीक है, इतना आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक बजट का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है, इसे भी याद कर लेंगे। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था का आधार किस चार्टर एक्ट को कहा जाता है? तो संसदीय व्यवस्था का आधार 1853 के चार्टर एक्ट को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1853 का चार्टर एक्ट है दोस्तों, इसने जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी दोस्तों, इसे दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, और जो दूसरा था दोस्तों वो था केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद। यहाँ से संसदीय व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है, तो शक्ति का विभाजन होने लग जाता है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है संसदीय व्यवस्था 1853, क्योंकि इसने जो 1773 में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद बनी थी दोस्तों 4 लोगों को मिलकर, उसको 2 भागों में विभाजित किया। एक तो बना गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, दूसरी बनी केंद्रीय विधान परिषद, जिसे छोटी संसद भी कहा जाता था, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होती है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन 10वां, इंडियन प्रशासनिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? जो इंडियन प्रशासनिक सेवा है दोस्तों उसके लिए जो लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया सबसे पहले वो किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। परंतु यह जो परीक्षा होती थी दोस्तों यह होती थी लंदन में, ठीक है, ब्रिटेन के शहर लंदन में होती थी सबसे पहले परीक्षा। जो भारत में परीक्षा स्टार्ट हुई दोस्तों वो बाद में हुई, इलाहाबाद में होती है 1921-22 में, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, पहली बार भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में पहली बार उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम आता है 1861 में, उसके तहत पहली बार 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई दोस्तों। एक तो हो गया मद्रास, एक हो गया बम्बई, एक हो गया कोलकाता, ठीक है, तो इन्हें याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार कब गैर सरकारी भारतीयों को चुना गया? आपको पता होगा केंद्रीय विधान परिषद कब बनती है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है, और इसमें पहली बार गैर सरकारी भारतीयों को चुना गया, कब चुना गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो 3 भारतीयों को चुना गया दोस्तों 1862 में 1861 के अधिनियम के द्वारा, वो थे नरेंद्र सिंह, देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव, इनको याद रखेंगे। और विधायिका में शामिल होने वाले ये 3 लोग पहले भारतीय थे। अक्सर पूछ लिया जाता है कि विधायिका में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो नरेंद्र सिंह, देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव थे, ठीक हो गया। विधायिका का मतलब काम क्या होता है? विधि बनाने का, ठीक है, कानून बनाने का काम विधायिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभागीय व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता होगा विभागीय व्यवस्था का जनक कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग को। इन्होंने विभागीय व्यवस्था स्टार्ट की थी 1858 से, ठीक है, तो याद रखेंगे विभागीय व्यवस्था का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों 1 जनवरी 1877 को। तो दोस्तों पहला दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1 जनवरी 1877 में। आपको पता होगा जो रानी विक्टोरिया थी उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए 1876 में एक शाही उपाधि अधिनियम लाया जाता है, उसी से रिलेटेड पहला दिल्ली दरबार लगाया जाता है 1 जनवरी 1877 में, ठीक है। और इसके बाद अब जान लेते हैं दिल्ली दरबार की कहानी। तो टोटल रूप से 3 दिल्ली दरबार लगते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने दिल्ली दरबार लगते हैं? 3। एक तो लग जाता है 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार लगाता है दोस्तों करजन 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार लगाता है 1911 में मिंटो,
ठीक है दोस्तों, 1911 में मिंटो, जिसमें बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इतना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों लॉर्ड मिंटो को। ये लाए थे भारत परिषद अधिनियम 1909 को। इसके द्वारा जो मुसलमान लोग थे दोस्तों, उनके लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली लाई गई, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो हिंदू थे वो हिंदुओं को वोट देंगे और हिंदू को ही चुनेंगे, और जो मुस्लिम लोग थे वो मुस्लिम को ही वोट देंगे और मुस्लिम को ही चुनेंगे। ये था इसका प्रावधान दोस्तों। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को, जो उस टाइम पे भारत के वाइसराय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1909 किस समिति की सिफारिश पर आया था? जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम किस अलग नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसकी जो सिफारिश दी थी दोस्तों वह जॉर्ज अरुंडेल समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत पहली बार वाइसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का प्रवेश हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत पहली बार जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद थी दोस्तों, जो 1773 में बनी थी। ठीक है, उसमें एक भारतीय का प्रवेश होता है, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। ये इनका जो प्रवेश होता है दोस्तों एक विधिक सदस्य के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया? तो याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया कि वो मतदान कर सकती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और जो ये मतदान करने का अधिकार था ये थोड़ा लिमिटेड था। ठीक हो गया, मतलब जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी एक संपत्ति होती थी, इस टाइप का कुछ प्रावधान था। ठीक है, परंतु दिया गया। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन की कब किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1919 के। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया? आपको मैंने पहले भी बताया, जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया दोस्तों वह लगाया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और जो केंद्र में लगाया गया था वो लगाया गया था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, और जो ये प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया दोस्तों, इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त भी कर दिया गया। इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक कहा जाता है दोस्तों लियोनस कर्टियस को। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी डायरकी, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन, किस अधिनियम में कहा गया कि भारत सचिव का वेतन भारत से नहीं दिया जाएगा? इसे याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 में कहा गया। ठीक है, भारत सचिव। और ये भारत सचिव का पद कब आता है दोस्तों? 1858 में। 1858 में एक भारत परिषद बनाई जाती है दोस्तों ब्रिटेन में, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री उसका हेड होता है, जिसे भारत सचिव कहा जाता है। जैसे 1919 के टाइम पे भारत सचिव थे मोंटेग्यू। ठीक है, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड पढ़ते हैं ना हम। और जैसे 1909 में के आसपास जो भारत के सचिव थे वो थे मार्ले मिंटो पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत सचिव का जो ये वेतन था भारत से दिया जाएगा, इसे समाप्त कर दिया गया 1919 में। बाद में ये भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, पूना पैक्ट किस तिथि को हुआ था? याद रखेंगे, पूना पैक्ट कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। किन के बीच में होता है पूना पैक्ट? ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसकी कहानी ये होती है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, 1 मिनट इसकी कहानी समझा देता हूँ। जैसे आपको पता होगा 1919 का अधिनियम आता है। ठीक है, उस पर चर्चा करने के लिए एक कमीशन तैयार की जाती है दोस्तों, जो कि होती है साइमन कमीशन। क्योंकि उसके हेड साइमन होते हैं तो इसलिए उसे साइमन कमीशन कहा जाता है। ठीक है, उसका गठन होता है 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, किसका? साइमन कमीशन का। और वो भारत में आता है 3 फरवरी 1928 को। तो उसका गठन होता है दोस्तों 1919 के अधिनियम के प्रावधानों को डिस्कस करने के लिए कि यह अधिनियम काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या क्या है करके। ठीक है, तो वो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, उसे 1930 में प्रस्तुत करता है। और उसी रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए जो लंदन है दोस्तों, ब्रिटेन इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है दोस्तों? कोई ज़्यादा नहीं होता है, एक गोल मेज होता है, इसके चारों तरफ से लोग बैठते हैं, इसलिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं दोस्तों। ठीक है, उन्हीं की एक रिपोर्ट आती है 3 गोलमेज सम्मेलनों की, जिसमें
कम्युनल अवार्ड आता है, ठीक है। मतलब जो पहले था कि सांप्रदायिक निर्वाचन, उसमें फिर कम्युनल अवार्ड आ जाता है दोस्तों। उसमें ये कहा जाता है कि जो आरक्षण की बात की जाती है, जो आरक्षित व्यक्ति है SC ST OBC, उनका भी अलग निर्वाचन होगा। तो इसी को देख के महात्मा गांधी बहुत खफा हो जाते हैं, वो इसका विरोध करते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं यरबदा जेल पे, ठीक है। और उसी को तुड़वाते हैं जो कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी, एक जूस पिला के, ठीक है, पानी वानी पिला के, और एक पैक्ट करते हैं पुणे में यरवड़ा जेल में, जो 14 सितंबर 1932 को होता है। उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं, उन्हें कभी हिस्ट्री वाले चैप्टर पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां, किसे संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया? तो भारत परिषद मैंने आपको बताया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। और बना कब था ये भारत परिषद? 1858 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली, इंजन रहित गाड़ी और दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान के विकास, संवैधानिक विकास से संबंधित थे। टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ से कंप्लीट कर दिए दोस्तों। अब अगला जो वीडियो आएगी वो आएगी इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है। उसका भी एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे ऐसे ही वन लाइनर बेस पे। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे ही एक उत्तराखंड से चैप्टर उठाएंगे, ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। फिर से इंडियन पॉलिटी पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए नॉलेजफुल है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी व्यक्तिगत जितने भी आपके पहचान के लोग हैं उन पर इस चैनल को शेयर करें और जोड़ें इस चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।